इलेक्ट्रोस्टैटिक के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे मेथड ऑफ चार्ज। मेथड ऑफ चार्ज में क्या क्या आएगा? बाय रबिंग, बाय कंडक्शन, बाय इंडक्शन। तीनों की डेफिनेशन आगे है। पहला है बाय रबिंग। रबिंग में हम क्या करते हैं? किसी चीज़ को रगड़ते हैं। When two bodies are rubbed with each other, then loosely bounded electron are transferred to another body. इसमें क्या बताया गया है? जब भी टू बॉडीज़ हैं, जैसे एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है, अगर हम इनको रब करेंगे, आपस में रब करेंगे, तो उनमें चार्ज होगा। उनके जो आउटरमोस्ट सेल में लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। आसान भाषा में अगर हम समझें तो व्हेन टू बॉडीज़ आर रब्ड टुगेदर, friction between the bodies causes transfer of electron from one body to another. As a result of both bodies become charged. कैसे हुआ ये? जैसे कि अगर एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज ट्रांसफ़र हुआ है, जैसे ग्लास रोड को जब सिल के कपड़े पे हम रब करेंगे तो क्या होता है? अगर चार्ज ट्रांसफ़र होगा तो एक इलेक्ट्रॉन देगा और एक इलेक्ट्रॉन लेगा, यही होता है ना। तो इसी में ये बताया गया है कि when body which loses electron become positively charged and the body which gains electron become negative charge. जिसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, ये मेटल था कोई, अगर मेटल इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। अगर किसी भी चीज़ ने इलेक्ट्रॉन लिया है, गेन किया है, जैसे में A+ इलेक्ट्रॉन इसने लिया तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। ये हमने पहले भी पढ़ रखा है। तो यही बात बताई है, द बॉडी विच लॉसेस इलेक्ट्रॉन बिकम पॉजिटिवली चार्ज एंड बॉडी विच गेन्स इलेक्ट्रॉन बिकम्स नेगेटिव चार्ज। अब अगर कोई भी मेटल इलेक्ट्रॉन छोड़ता है तो उसके लिए कुछ ना कुछ एनर्जी तो हमें देनी पड़ेगी। तो वर्क फंक्शन क्या होगा? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये कम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ लेते हैं, बोर्ड एग्जाम में भी पूछ लेते हैं, तो इसे नोट कर लेना। ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ के ऊपर जब रब करेंगे तो चार्ज होगा प्रोड्यूस। तो ग्लास रोड के ऊपर तो आ जाए पॉजिटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, और जो सिल्क क्लॉथ है वो इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसके ऊपर क्या चार्ज आएगा? नेगेटिव। इसी तरह से एबोनाइट रोड को जब हम फर के ऊपर रब करेंगे तो एबोनाइट रोड के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज आता है और फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। इन्हें रिमेंबर कर लेना। फिर नेक्स्ट आता है बाय टचिंग या फिर बाय कंडक्शन। कंडक्शन तो हमें पता ही होगा, जैसे घरों में जो स्विच होता है, स्विच में हम तार लगाते हैं तो स्विच में ऑलरेडी करंट है, और जब हमने तार लगाया, तार के अंदर कोई करंट नहीं होता ना पहले, तो जब स्विच के अंदर करंट है तो उसके अंदर जो चार्ज है वो ट्रांसफ़र होगा उस वायर के अंदर। इसमें ये बताएंगे, इफ़ ए चार्ज्ड बॉडी इज़ पुट इन कंटैक्ट विद अनचार्ज्ड बॉडी, द अनचार्ज्ड बॉडी बिकम्स चार्ज ड्यू टू ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। यही बात बताई गई है, जब हम चार्ज्ड बॉडी को अनचार्ज बॉडी के कंटैक्ट में रखते हैं, मतलब इसमें टच कराना होता है, टच करेगा तो कंडक्शन होगा, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंडक्ट होगी, आगे पास होगी। आसान भाषा में देखें तो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज बाय कंटैक्ट ऑफ टू बॉडीज इज नोन एज कंडक्शन। इफ ए चार्ज्ड बॉडी इज पुट इन कंटैक्ट विद अनचार्ज्ड बॉडी, द अनचार्ज्ड बॉडी बिकम्स चार्ज ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। क्या बताएंगे? जैसे इसके ऊपर क्या चार्ज था, अनचार्ज ऊपर के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, तो जैसे ही ये कॉन्टैक्ट कराया तो इसके ऊपर चार्ज हो जाएगा Q/2, इसके ऊपर हो जाएगा Q/2, तो इनमें कंडक्शन हो गया। नंबर 3 है बाय इंडक्शन। इंडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। द फेनोमेना ऑफ इंड्यूसिंग एन अपोजिट चार्ज ऑन न्यूट्रल बॉडी व्हेन ए चार्ज्ड बॉडी ब्रॉट नियर टू इट। चार्जिंग बाय इंडक्शन को हम डायग्रामेटिकली कैसे देखेंगे? जैसे कि कोई न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी के पास हम नेगेटिवली चार्ज रोड को ले आए, ये नेगेटिव चार्ज वाली रोड ले आए, ये रोड क्या करेगी? अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, अगर इस न्यूट्रल के पास हम ले आए, कॉन्टैक्ट नहीं किया, इसके पास में लेके आए हैं, तो नेगेटिव यहाँ पे अपोजिट चार्ज अपने आप इंड्यूस होगा। अगर यहाँ पॉजिटिव हो गया तो इस साइड क्या होगा? नेगेटिव। ये जो डायग्राम यहाँ पे दिखाया, ये नेगेटिव रोड को पास में लाए, यहाँ पे पॉजिटिव इंड्यूस हो गया, पॉजिटिव के कारण इस साइड नेगेटिव हो गया। ठीक है, अगर हम अब इसे ग्राउंड कर दें, ग्राउंड का मतलब होता है कि जो पोटेंशियल है वो जीरो होगा। पोटेंशियल जीरो कैसे हो सकता है? ग्राउंड का मतलब ये कभी भी मत सोचना कि उसके ऊपर चार्ज जीरो हो जाएगा, चार्ज जीरो कभी नहीं होता, पोटेंशियल जीरो होता है। पोटेंशियल जीरो क्या काम करेगा? जैसे इस साइड नेगेटिव चार्ज था, हम इसको ग्राउंड कर रहे हैं,
ग्राउंड का मतलब है अगर इसके ऊपर नेगेटिव है, कैसे भी इसके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो ये न्यूट्रल हो जाएगा ना। इसका मतलब है पॉजिटिव कब आ सकता है, जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करे, मतलब जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं वे ग्राउंड नीचे चले जाते हैं, तो इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, न्यूट्रल मतलब नो चार्ज, मतलब ये नेगेटिव वाला ख़त्म हो जाएगा। ऐसा यहाँ पे दिखाया गया, ये जैसे ही ग्राउंड करते हैं तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं बचता। ठीक है, तो अगर हमें पॉजिटिव चार्ज लाना है किसी भी सब्सटेंस के ऊपर, इसका मेथड यही था। ठीक है, इसी टाइप से अगर हमें नेगेटिव चार्ज लाना हो, नेगेटिव चार्ज बॉडी बनानी हो, तो क्या करेंगे, जो अनचार्ज बॉडी है नेगेटिव बनानी है तो पॉजिटिव रोड को पास में लेके आएंगे। ये पॉजिटिव रोड पास में लेके आए तो नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ, इसके कारण इस साइड पॉजिटिव हुआ। अब फिर से वही बात, अगर हमें पॉजिटिव हटाना है, ये वाला पॉजिटिव हटेगा तभी तो ये पूरा सबसे नेगेटिव चार्ज बनेगा ना। तो हम इसे ग्राउंड करेंगे। ग्राउंड का क्या काम होता है, इसका पोटेंशियल जीरो होगा। हमें ये पॉजिटिव हटाना है, ये पॉजिटिव हटाना है तो कैसे भी इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो ये पॉजिटिव हट जाएगा ना। अभी नेगेटिव चार्ज आएगा कहाँ से, ग्राउंड का काम क्या है, अगर पॉजिटिव को नेगेटिव बनाना है तो इसको इलेक्ट्रॉन इसको देने पड़ेंगे तभी तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो जो ग्राउंड है इसको इलेक्ट्रॉन पास कर देता है जितने इसको चाहिए हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मिलकर न्यूट्रल हो जाएंगे, तो इस साइड कोई चार्ज नहीं बचेगा, कोई चार्ज नहीं बचेगा, तो जो ये जितनी भी बॉडी बची है वो नेगेटिव चार्ज बन जाएगी। ठीक है, तो चार्जिंग बाय इंडक्शन में हमने दो चीज़ पढ़ी हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, चार्जिंग बाय इंडक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज। आगे आता है कूलम्ब्स लाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अगर आप 12th लेवल पे हो, BSc लेवल पे हो, MSc लेवल पे हो, इनफैक्ट इससे भी हाई लेवल पे हो, अगर आपका कूलम्ब्स लॉ क्लियर नहीं है तो आपका बेसिक ही क्लियर नहीं है। तो ये मैं आपको आसान भाषा में समझाने जा रही हूँ। इसका न्यूमेरिकल भी करवाऊँगी, न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन कोई भी PDF अगर आपको चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना। कूलम्ब्स लाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, हमने चार्ज की डेफिनेशन में भी बताया था कि जो चार्ज है उसके अंदर कोई भी प्रॉपर्टी होती है, कोई भी सब्सटेंस अगर अट्रैक्ट या रिपेल करता है तो चार्ज की प्रॉपर्टी के कारण ही करता है, चार्ज में जो एनर्जी होगी उसी के कारण करेगा। कोई भी दो चार्ज हैं, दो हैं या तीन हैं तो हम पहले दो ही लेके चलते हैं। कोई भी दो चार्ज है, अगर सीधी बात है, अगर ये या तो ये पॉजिटिव हो सकते हैं या नेगेटिव हो सकते हैं या पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं। हमें पता है पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपेल, पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेंगे, अट्रैक्ट। तो जितना भी अट्रैक्ट करते हैं या फिर रिपेल करते हैं किसी भी फोर्स के कारण करते होंगे। अब जो वो फोर्स है वो कितना लगेगा वही कूलम्ब्स लॉ बताएगा। कूलम्ब्स लॉ स्टेट्स दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली, ये जो ये पॉइंट चार्ज है ना ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको बस छोड़ देना। ये बता रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस के बीच कितना अट्रैक्शन फोर्स या फिर रिपल्सन फोर्स होगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, मतलब जो भी चार्ज था ना उनकी गुना के इक्वल, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, और इनके बीच में जितनी भी डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। हम दो बार नोट करेंगे, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। हमें इसका मैग्नीट्यूड लेना है, मतलब ये नहीं देखना ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, एक बार के लिए मैग्नीट्यूड लो सिर्फ। क्यों, अगर नेगेटिव है पॉजिटिव तो इस हिसाब से अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स हो जाएगा। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर ये प्रोपोर्शनलिटी का निशान हटाएंगे तो K आएगा। K क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, हम इसे फोर्स कांस्टेंट भी बोल सकते हैं यहाँ पे, लेकिन K लास्ट में फिजिक्स में बहुत सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट बोले तो ही सही रहेगा। K की वैल्यू क्या होगी, 1/4πε0। अगर K की वैल्यू देखें तो 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। यहाँ पे 4 पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7। एप्सिलॉन नॉट जो ये होता है इसको एप्सिलॉन बोलते हैं, EPSILON। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी, 8 इंटू 85 इंटू 10⁻⁻12। एप्सिलॉन नॉट है क्या, परमिटिविटी होती है एप्सिलॉन, और अगर नोट नीचे लिखा हुआ है तो ये वैक्यूम में होगी, फ्री स्पेस में होगी। ठीक है, लास्ट में फोर्स की क्या वैल्यू बन जाएगी, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसको बिल्कुल अच्छे से याद कर लो, क्या है F की वैल्यू, F इज इक्वल टू K
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर। के की वैल्यू हमें पता है ना, के क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की एक्चुअल वैल्यू देखो तो क्या होगी 8.85 इंटू 10⁻⁻12। और पूरे के की वैल्यू देखिए, अगर हम 1 बाई इसकी वैल्यू निकालते हैं तो ये निकल के आती है 9 इंटू 10⁻9। ये न्यूमेरिकल सोल्व करने में हमें काम आएंगी। जैसे क्वेश्चन है 1.4 दे दिया क्यों, 1.4 दे दिया 2 क्यों। ये दोनों 3 मीटर की डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, तो इन्होंने इसके बीच में कितना फोर्स लगेगा ये पूछा है। तो पहला क्वेश्चन आता है फोर्स का टाइप क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा या फिर रिपल्सिव फोर्स होगा। तो हम देख सकते हैं इसके ऊपर क्या साइन है, कोई साइन नहीं मतलब पॉजिटिव। इसके सामने क्या साइन है, कुछ भी नहीं मतलब पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव है इसका मतलब सेम हो गई, सेम हो गई तो क्या करेंगे ये रिपेल, मतलब इनमें फोर्स जो होगा वो रिपल्सिव फोर्स होगा। ठीक है, अब अगर हमें रिपल्सिव फोर्स का मैग्नीट्यूड चाहिए, कितना फोर्स होगा, फोर्स की कुछ ना कुछ वैल्यू हो सकती है, फिजिक्स में यही निकालना है हमें। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वेयर। ये वैल्यू पुट करो। के की वैल्यू हमने नोट की थी, क्या थी 9 इंटू 10⁻9। Q1 कितना है, क्या डायरेक्ट पुट करो। क्या की वैल्यू भी हो सकती है, जैसे खुद दे सकते हैं 1 गुलाम है, 2 गुलाम है, कुछ भी है। ये इस गुलाम तो यूनिट है, तो Q1 की वैल्यू हम 1 रख सकते थे। ठीक है, अभी Q2 की वैल्यू क्या है 2 क्यू, तो ये रख दो अपॉन आर स्क्वेयर। आर स्क्वेयर, आर की वैल्यू डिस्टेंस बिटवीन देम कितनी है 3, तो 3 का स्क्वेयर करेंगे। ये आगे सोल्व किया तो क्या आया 9 इंटू 10⁻9। ये तो क्या स्क्वेयर बनेगा, 2 की मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो क्या बनेगा इधर 18। ठीक है, 3 का स्क्वेयर 9, 9 टू ज़ा 18, मतलब 2 इंटू 10⁻9 क्या स्क्वेयर। ये आ गई फोर्स की वैल्यू। ठीक है, इसी तरह हम आगे फाइंड करेंगे। अब पहले देख सकते हैं जो 1 गुलाम है वो किसके इक्वल होगा, हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं 1 गुलाम किसके इक्वल होगा, 1 गुलाम के लिए फोर्स कितना होगा। ये हम कैसे फाइंड करेंगे, जैसे कि F जो है, F की वैल्यू क्या होती है K इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वेयर। ठीक है, हमें ये 1 गुलाम चाहिए, ये 1 गुलाम कैसे हो सकता है, देखो कैसे करेंगे, F बाई के, आर स्क्वेयर ऊपर जाएगा अगर इसे लेंगे तो यहाँ पे क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ हमें एक बार के लिए इक्वल ले सकते हैं। तो Q2 भी नहीं, Q का स्क्वेयर कर सकते हैं, जैसे Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू हमने Q मान लिया। ठीक है, अब आर स्क्वेयर अगर ये हम 1 यूनिट ले ले, 1 मीटर 1 सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है, और F की वैल्यू K की इक्वल आएगी तभी तो ये वैल्यू 1 बन सकती है ना। मतलब Q की वैल्यू अगर 1 चाहिए तो इस साइड वाली पूरी वैल्यू 1 लानी पड़ेगी। अब ये 1 कैसे हो सकती है, R की वैल्यू भी 1 ले, फोर्स की वैल्यू K के इक्वल ले, इसका मतलब ये 1 गुलाम आ जाएगा। मतलब F की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी K के इक्वल, और K के इक्वल इसका मतलब है 10⁻9 इंटू 10⁻9 लेना पड़ेगा। यही यहाँ पे बताया गया है कि 1 गुलाम की डेफिनेशन क्या होगी, 1 गुलाम इज दैट चार्ज विच व्हेन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर एक्सपीरियंस अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स ऑफ 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन। ठीक है, इसमें समझ में आया। जैसे ही फोर्स की जो वैल्यू थी उसमें जो डिस्टेंस है वो भी 1 मीटर ली, वो फोर्स जो लेना है वो अट्रैक्टिव हो सकता है रिपल्सिव, ये मैटर नहीं करेगा कि जो क्या है वो कोई भी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, दोनों पॉजिटिव या फिर दोनों नेगेटिव हैं, इट डज़ नॉट मैटर। ओनली उस फोर्स की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 के इक्वल होनी चाहिए, ये मैंने उसमें बता ही दिया क्यों। ठीक है, अब यूनिट ऑफ के, हमें के की यूनिट चाहिए, निकाल सकते हैं आराम से। कैसे, एफ क्या है के इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वेयर। फोर्स यूनिट क्या होती है न्यूटन। के की यूनिट निकालनी है ना, तो के की वैल्यू निकालो पहले। के की वैल्यू क्या आएगी एफ आर स्क्वेयर बाई Q1 Q2। एफ की यूनिट है न्यूटन, आर स्क्वेयर मतलब मीटर स्क्वेयर आएगा, बाय 2 बार चार्ज है मतलब गुलाम का स्क्वेयर होगा, ये इन्वर्स का स्क्वेयर होगा क्योंकि दोनों नीचे हैं, तो न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर गुलाम का स्क्वेयर। इसी तरह एप्सिलॉन नॉट की निकाल सकते हैं आराम से। एप्सिलॉन नॉट की कैसे आएगी, के की आ गई, के क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब जो के की यूनिट है उसकी इन्वर्स ही एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आएगी। एन अगर +1 था तो -1, मीटर स्क्वायर का तो -2, -2 था तो +2। ठीक है, ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे यूनिट्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है लिमिटेशन ऑफ कुलाम्स लॉ। आसानी है क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक चार्ज के ऊपर एप्लीकेबल है, अगर चार्ज मूव कर रहे हैं तो कुलाम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, ये याद रखने वाली बात है। दूसरी बात क्या है कि इट इज़ अप्लाइड फॉर पॉइंट चार्जेस, ये डेफिनेशन में मैंने नोट करवाया था, ये सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए है या फिर स्मॉल चार्ज हो, इन विच सेपरेशन बिटवीन चार्जेस टू नॉट बी वेरी लार्ज। और दूसरी बात है कि जो दो चार्जेस हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्यों, ये भी हमें पता है अगर चार्ज बहुत दूर दूर है तो उनके बीच में कोई फोर्स लगेगा नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। सेपरेशन बिटवीन चार्जेस टू नॉट बी वेरी स्मॉल, और बिल्कुल कम भी नहीं होनी चाहिए। दो अगर हमें फोर्स चाहिए तो दो चार्जेस के बीच में जो सेपरेशन है वो कम से कम 10⁻⁻15 से तो बड़ा होना ही चाहिए। -15 ही क्यों लिया, क्योंकि कोई भी एटम है उसकी न्यूक्लियाई से आउटरमोस्ट सेल तक, मतलब न्यूक्लियस की रेडियस ही इतनी, अगर न्यूक्लियस के अंदर ही दो चार्ज होंगे तो उसमें कुलाम्स फोर्स नहीं लगेगा, फिर वो न्यूक्लियर फोर्स आ जाएगा। ठीक है, ये लिमिटेशन थी। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।